सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम वाक्य विचार के बारे में पढ़ रहे थे। वाक्य विचार से संबंधित 2 वीडियोज़ इससे पहले डाले जा चुके हैं। पहले भाग में हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के लक्षण और वाक्य के 2 प्रमुख अंग उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ा। वाक्य विचार के दूसरे भाग में हमने रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, उनका विस्तार से वर्णन पढ़ा। आज हम अब आगे लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद क्या होते हैं और एक वाक्य में कौन कौन से गुणों या तत्वों का पाया जाना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए, अर्थ के आधार पर कोई भी वाक्य है, उस वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के माने गए हैं। वो 8 भेद कौन कौन से हैं और उनकी पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 कौन से? सबसे पहला होता है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य अंग्रेजी में जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से पढ़ते हैं, वही हिंदी में विधानार्थक वाक्य किया जाता है। यदि कोई वाक्य है, उस वाक्य से हमें किसी बात का होना पाया जाता है, वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है, तो वह वाक्य विधानार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर एक बात का होने का, पढ़ने का पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ यह वाक्य विधानार्थक वाक्य माना जाएगा। ऐसे मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसमें भी होने की स्थिति का बोध हो रहा है, तो यह वाक्य विधानार्थक वाक्य होगा। तो एक तरह से जिसमें नहीं का प्रयोग भी नहीं होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं होता है, सीधा सा साधारण वाक्य होता है, उस वाक्य को अर्थ के आधार पर विधानार्थक वाक्य माना जाएगा। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक कौन सा होता है? जिससे किसी विषय का अभाव पाया जाता है, नहीं होना पाया जाए तब तो विधानार्थक, और नहीं होना पाया जाए, अभाव पाया जाए, तो उसे निषेधार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यह तो विधानार्थक था, लेकिन राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, नहीं का प्रयोग हो गया, तो इसको निषेधार्थक वाक्य कहा जाएगा। ऐसे ही वह भोजन करेगा, ये विधानार्थक है, लेकिन वह भोजन नहीं करेगा, नहीं का प्रयोग हो गया, तो इसे हम निषेधार्थक वाक्य कहेंगे। निषेध अभाव को कहा जाता है। तीसरा भेद होता है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है या विनती की जाती है, तो आज्ञा, आदेश, उपदेश, विनती इत्यादि का भाव सूचित करने वाला वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे हमने किसी से कहा सदा सत्य बोलो, यहाँ बोलने का उपदेश, आदेश दिया गया है, तो ये वाक्य अर्थ के आधार पर आज्ञार्थक वाक्य माना जाएगा। ऐसे तुम वहाँ बैठ जाओ, इसमें भी आज्ञा का भाव है, आदेश का भाव है, इसलिए यह वाक्य भी आज्ञार्थक वाक्य माना जाएगा। अर्थ के आधार पर चौथा भेद है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक का मतलब क्या है? जिससे किसी प्रश्न का बोध होता है। वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द काम में ले लिया जाता है, प्रश्न का बोध होता है, तो वह वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य माना जाएगा। जैसे क्या राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या से प्रश्न किया गया है, तो यह प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। तुम कहाँ रहते हो, इसमें कहाँ से प्रश्न कर लिया गया, तो ये प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। देखिए, अंग्रेजी में जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो 4 प्रकार के सेंटेंस मुख्य आते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अफर्मेटिव हो गया। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, नेगेटिव हो गया। क्या राम पुस्तक पढ़ता है, इसको हम इंट्रोगेटिव कह देते हैं, और क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कह देते हैं। लेकिन हिंदी में
इंट्रोगेटिव नेगेटिव नाम का कोई वाक्य नहीं होता। यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है तो उस वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य ही माना जाएगा, वो प्रश्नार्थक वाक्य की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो क्या राम पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य भी प्रश्नार्थक वाक्य है, और क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, यह भी प्रश्नार्थक वाक्य माना जाएगा। ऐसे ही तुम कहाँ रहते हो, ये भी प्रश्नार्थक है, और तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, नहीं आ गया लेकिन क्यों भी आ गया तो इसको प्रश्नार्थक ही मानेंगे, निषेधार्थक नहीं माना जाएगा। पांचवा वाक्य होता है इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य से हमारे मन की इच्छा का, आशीर्वाद का, अभिशाप का भाव प्रकट होता है उस वाक्य को इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। इच्छा, आशीर्वाद या अभिशाप का भाव प्रकट होने पर वह इच्छार्थक वाक्य होगा। जैसे चलो अब घूमने चलते हैं, चलो अब घूमने चलते हैं, इसमें मन की इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है तो यह इच्छार्थक वाक्य है। भगवान तुम्हारा भला करे, इसमें आशीर्वाद का भाव दिया गया है, आशीर्वाद होने के कारण यह भी इच्छार्थक वाक्य होगा। और भगवान तुम्हें नरक में डाले, इसमें अभिशाप का भाव है, अभिशाप है तो भी मन की इच्छा ही प्रकट हो रही है, इसलिए इसको भी इच्छार्थक कहा जाएगा। तो कोई भी वाक्य उसमें इच्छा का भाव, आशीर्वाद का भाव, अभिशाप का भाव है तो वह इच्छार्थक वाक्य माना जाता है। छठा भेद आता है विस्मयार्थक वाक्य। विस्मय यानी आश्चर्य का भाव। यदि कोई भी वाक्य है उसमें आश्चर्य, विस्मय का बोध होता है, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है तो वह विस्मयार्थक वाक्य माना जाएगा। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें वाह शब्द आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहा है तो यह वाक्य अर्थ के आधार पर विस्मयार्थक वाक्य होगा। वाह कितनी होशियार बच्ची है, इसमें भी देखें तो ये आश्चर्य का भाव ही प्रकट कर रहा है, आश्चर्य का भाव होने के कारण विस्मयार्थक वाक्य माना जाएगा। देखिए कितना, कितनी, कितने, इन शब्दों का प्रयोग प्रश्नार्थक में भी हो सकता है, विस्मयार्थक में भी हो सकता है। मान लीजिए एक वाक्य अपने पास में आ रहा है कि तुम्हारे पास कितना धन है, तुम्हारे पास कितना धन है, इसमें जो कितना शब्द आया है वो प्रश्न को प्रकट कर रहा है तो यह प्रश्नार्थक वाक्य माना जाएगा। लेकिन वह कितना होशियार है, वह कितना होशियार है तो यह वाक्य जो होगा उसमें कितना आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहा है तो उसको विस्मयार्थक वाक्य माना जाएगा। तो कितना, कितनी, कितने प्रश्नार्थक में भी आ सकते हैं, विस्मय में भी आ सकते हैं। एक इनकी सीधी सी पहचान और है, यदि प्रश्नार्थक होगा तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा हुआ मिलेगा। प्रश्नार्थक होगा तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, और विस्मयार्थक होगा तो प्रश्नवाचक नहीं, अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह या कहीं कहीं संबोधन का चिन्ह भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ये दोनों में पहचान भी कर सकते हैं। सातवां भेद होता है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य कौन सा होता है, जिससे किसी संदेह या संभावना का बोध होता है, संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, यह संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य है, इसमें संभावना प्रकट हो रही है तो इसको संदेहार्थक कहा जाएगा। उसने खाना खा लिया होगा, इसमें भी जो भाव है वो संदेह का भाव है, संदेह का भाव होने के कारण इसको भी संदेहार्थक वाक्य कहा जाएगा। वे घर पहुंच चुके होंगे, संभावना है तो ये संदेहार्थक हुआ। शायद आज पानी बरसे, शायद आज मूसलाधार वर्षा हो, इसमें भी संभावना का भाव है तो ये संदेहार्थक वाक्य होगा। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं संदिग्ध भूतकाल का वाक्य, संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य, ये जो वाक्य है वो वह खाना खा रहा होगा संदिग्ध वर्तमान काल है, संभाव्य नहीं है। तो इस तरीके से संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल और संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य वर्तमान काल, इनके वाक्य आते हैं वही संदेहार्थक वाक्य में चले जाते हैं।
फिर है संकेतार्थक या शर्तबोधक वाक्य। आठवां भेद अर्थ के आधार पर संकेतार्थक वाक्य या शर्तबोधक वाक्य, इसमें कोई ना कोई संकेत या शर्त का भाव होता है। कोई संकेत में क्या होता है पहचान, वाक्य में यदि तो लिखा हुआ मिलेगा, अगर तो लिखा हुआ मिल सकता है, तो यदि तो अगर तो इनसे कोई वाक्य जुड़ा हुआ मिलता है वह अर्थ के आधार पर संकेतार्थक वाक्य माना जाता है। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, यहाँ अर्थ के आधार पर संकेत दे दिया गया तो इसको संकेतार्थक वाक्य माना जाएगा। ऐसे अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, परीक्षा में काफ़ी समय है, आज तक मान लीजिए आपने मेहनत नहीं की, लेकिन अब से अगर शुरू कर दोगे तो भी सफल हो जाओगे। इसलिए यदि करते तो भी सफल हो जाते, नहीं की तो कोई बात नहीं, अब करोगे तो भी सफल हो जाओगे, ये संकेत का भाव है तो संकेतार्थक वाक्य हुआ। ऐसे आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ जाऊँ, इसमें यदि लिखा हुआ नहीं गया है लेकिन भाव निकल रहा है, इस वाक्य को हम बोल सकते हैं यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ जाऊँ। इस प्रकार से यह वाक्य भी संकेतार्थक वाक्य माना जाएगा। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक वाक्य में सीधा विधान होने वाली स्थिति आ जाती है, निषेधार्थक में नहीं का प्रयोग होता है, प्रश्नार्थक में प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह अंत में होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में होता है, आज्ञार्थक वाक्य में आज्ञा आदेश उपदेश का भाव होता है, इच्छार्थक में इच्छा आशीर्वाद या अभिशाप होता है, विस्मयार्थक में आश्चर्य की भावना प्रकट होती है, संदेहार्थक में संदेह या संभावना प्रकट हो जाती है, तो संकेतार्थक में कोई ना कोई संकेत या शर्त का भाव छिपा रहता है। ये 8 भेद माने जाते हैं अर्थ के आधार पर। तो देखिए अब आगे हम बढ़ेंगे, एक वाक्य में क्या गुण होते हैं, वाक्य की कोटियाँ क्या हैं, वाक्य के गुण क्या हैं, वाक्य के तत्व क्या हैं। मान लीजिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया, एक वाक्य ऐसा ही परीक्षा में पहले ये पूछा हुआ प्रश्न है, वाक्य आया हुआ है चाय मीठा है, चाय मीठा है, प्रश्न पूछा गया इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है या किस प्रकार की कमी है। ऑप्शन में दिया गया योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या सन्निधि, अन्विति, पदक्रम। तो चाय मीठा है, इस वाक्य में किस गुण का अभाव है या वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर माना जाता है अन्विति, अन्विति की कमी इसमें मानी जाती है। तो यही कमियां हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, एक वाक्य के गुण कितने हैं, तत्व कितने हैं, कोटियां कितने हैं। तो कोई भी वाक्य होता है, वाक्य के प्रमुखतः 5 गुण तत्व या कोटियां मानी जाती हैं। वो 5 गुण तत्व कौन कौन से हैं, पहला है योग्यता, दूसरा आकांक्षा, तीसरा आसक्ति या सन्निधि, चौथा अन्विति और 5वां पदक्रम। वाक्य में 5 गुण होते हैं, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या सन्निधि, अन्विति और पदक्रम। योग्यता क्या है, देखिए कोई भी वाक्य हम बोलते हैं तो वाक्य में अर्थ को प्रकट करने के लिए समुचित शब्दों का, उचित शब्दों का, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग होना जरूरी है। यदि शब्द ही अनुपयुक्त आ जाता है या मान लीजिए जो उपयुक्त होना चाहिए, समुचित होना चाहिए, अनुचित शब्द आ जाता है जिसका कोई अर्थ वहाँ प्रकट सही नहीं होता, तो वहाँ योग्यता की कमी मानी जाएगी। अर्थ को प्रकट करने वाले समुचित शब्द का प्रयोग नहीं होना योग्यता का भाव है। आकांक्षा क्या है, कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में जो शब्द लिखे गए हैं उनका आपस में कोई ना कोई संबंध जुड़ना चाहिए, संबंध जुड़ करके अर्थ प्रकट होना चाहिए। लेकिन वो शब्द तो हैं, उनका संबंध नहीं जुड़ रहा है, तो उसमें आकांक्षा की कमी मानी जाती है। या दूसरी पहचान, वाक्य हमें अधूरा प्रतीत होता है, उसका कोई पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता, तो अधूरे वाक्य में भी आकांक्षा गुण का अभाव माना जाता है। अनुचित शब्द आ जाते हैं तो योग्यता का अभाव। फिर पूरे शब्दों में जो अपन देखें जुड़ाव नहीं होता है या एक तरह से वाक्य अधूरा होता है तो आकांक्षा का अभाव होगा। आसक्ति या सन्निधि का मतलब क्या है, कोई भी वाक्य है उसमें जो शब्द हैं उन शब्दों को सही समय पर बोलना जरूरी है। पानी लाओ,
एक साथ बोलेंगे तो ये वाक्य माना जाएगा। लेकिन यदि हम सुबह 10 बजे तो बोलते हैं पानी और शाम को 5 बजे बोलते हैं लाओ, वाक्य शब्द तो आगे, लेकिन इसको वाक्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें आसक्ति की सन्निधि की कमी है कि सही समय पर शब्दों का उच्चारण नहीं किया गया है। अन्विति क्या है? अन्विति का मतलब होता है लिंग वचन पुरुष का सामंजस्य नहीं होना। यदि वाक्य में जो लिंग होना चाहिए उस लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार क्रिया, कर्ता इत्यादि का सामंजस्य नहीं होता है तो वह वाक्य अन्विति गुण से रहित माना जाता है, उसमें अन्विति गुण का अभाव माना जाएगा। जैसे भी बताया चाय मीठा है, चाय स्त्रीलिंग का शब्द है और मीठा पुल्लिंग का शब्द हो गया, तो यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग आगे, लिंग का सामंजस्य नहीं बैठा, इसलिए इसमें अन्विति का अभाव माना गया। इसको सही बोलें तो क्या होगा? चाय मीठी है ऐसा बोलते तो सही वाक्य माना जाता। और पदक्रम से क्या तात्पर्य होता है कि हर भाषा की अपनी एक निश्चित क्रम व्यवस्था होती है, उस क्रम व्यवस्था के अनुसार वाक्य को रखना जरूरी है। जैसे हिंदी में पहले कर्ता को लिखेंगे, कर्ता के बाद में कर्म को लिखेंगे और कर्म के बाद में क्रिया को लिखेंगे, ये क्रम व्यवस्था हिंदी की है। लेकिन कोई उल्टा आ जाए, कर्ता आ गया, कर्ता के बाद में पहले क्रिया लिख दी, फिर अंग्रेजी के अनुसार कर्म को लिख दिया, तो वो गलत अशुद्ध वाक्य माना जाएगा और उसमें पद क्रम का अभाव माना जाता है। तो ये 5 गुण या तत्व हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला है योग्यता। यदि किसी वाक्य में अर्थ को प्रकट करने के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो शब्द उपयुक्त होना चाहिए उसका प्रयोग नहीं होता है, तो वहाँ योग्यता गुण का अभाव माना जाएगा, उसमें योग्यता की कमी है। जैसे किसान आग से सींचता है, अब सींचने का काम है वो जल से होता है, आग से कभी सींचा नहीं जाता, तो यहाँ सही शब्द, उपयुक्त शब्द नहीं आया, आग जल की जगह पर आग शब्द आ गया, ये गलत है, इसलिए इसमें योग्यता का अभाव माना जाएगा। शुद्ध होता वाक्य कैसे? किसान जल से सींचता है ऐसा लिखते तो सही होता, लेकिन आग से सींचता है तो ये योग्यता से रहित वाक्य माना गया। ऐसे पर्वत बहता है, पर्वत कभी नहीं बहता, नदी बहती है, ऐसे कोई वाक्य हो तो चल जाएगा, लेकिन पर्वत बहने का कोई भाव निकलता ही नहीं, तो इसमें भी योग्यता का अभाव है। नदी उड़ती है, कभी उड़ नहीं सकती नदी तो बहती है, तो यहाँ उड़ती है सही क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ पर इस तरीके से योग्यता का अभाव है। शिकारी कलम से शेर का शिकार करता है, शिकार करने के लिए बंदूक आदि अस्त्र शस्त्रों का होना जरूरी है, यहाँ पर अस्त्र शस्त्र के रूप में कलम लिया गया, जिससे संभव नहीं है कि शेर का शिकार किया जा सके, इसलिए यह वाक्य भी जो है वो अनुपयुक्त शब्द के प्रयोग होने के कारण योग्यता गुण से रहित माना गया। तो जिसमें भी अनुचित शब्द आ जाता है, अनुपयुक्त शब्द आ जाता है, अर्थ का सही प्रयोग उस शब्द से नहीं होता है, तो वहाँ योग्यता गुण का अभाव माना जाएगा। फिर आकांक्षा क्या है? तो देखिए, यदि किसी वाक्य में अर्थ को प्रकट करने वाले सभी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात वाक्य अधूरा प्रतीत होता है, तो वहाँ आकांक्षा गुण का अभाव माना जाता है। जैसे एक वाक्य है राम, वन, सीता, हरियाली, भोजन। अब इसमें शब्द तो आपस में जुड़ रहे हैं, सभी सार्थक शब्द भी हैं, लेकिन इनका सामंजस्य नहीं बैठ रहा कि कौन क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पर आपस में शब्दों का सही जुड़ाव नहीं हुआ, इसलिए इसमें आकांक्षा गुण का अभाव माना जाएगा। शब्द दे रखे हैं लेकिन शब्दों का आपस में अर्थ के अनुसार कोई सामंजस्य नहीं है, इसलिए ये आकांक्षा गुण से रहित वाक्य माना गया। ऐसे वह चाकू से इतना ही बोल के छोड़ दिया, तो यह वाक्य भी आकांक्षा से रहित माना जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा भाव निकल नहीं रहा है, वाक्य अधूरा प्रतीत हो रहा है। पूरा कैसे होता? वह चाकू से फल काटती है ऐसा बोलते तब तो वाक्य पूरा हो जाता, सही वाक्य होता, लेकिन चाकू से इतना ही बोल करके छोड़ दिया जाता है, तो इसमें आकांक्षा का अभाव है। ऐसे वह हंसते हुए इतना ही बोल के छोड़ दिया तो मन में जिज्ञासा रह गई, वाक्य का पूरा भाव नहीं आया, तो इसलिए इसमें भी आकांक्षा का अभाव माना जाएगा। पूरा वाक्य कैसे होता? वह हंसते हुए भाग गया ऐसा बोलते तो पूरा वाक्य हो जाता, लेकिन हंसते हुए इतना छोड़ देंगे तो आकांक्षा गुण का अभाव माना जाएगा। ऐसे ही आसक्ति या सन्निधि क्या है? तो देखिए, वाक्य में अर्थ को प्रकट करने के लिए सभी शब्दों का उच्चारण
उचित समय पर करना आवश्यक होता है। जो भी शब्द हैं उनका सही समय पर उच्चारण होना चाहिए। परंतु जब किसी वाक्य में शब्दों के उच्चारण में समय का अनावश्यक विलंब हो जाता है तो वहाँ आसक्ति या सन्निधि गुण का अभाव माना जाता है। अनावश्यक विलंब हो जाएगा तो आसक्ति या सन्निधि गुण का अभाव माना जाएगा। जैसे भी बताया था, पानी लाओ एक साथ बोलते तब तो वाक्य हो सकता है, लेकिन 10 बजे बोला पानी और 12 बजे जाके बोला लाओ तो यह वाक्य क्या है, इसमें आसक्ति सन्निधि का अभाव हो गया है, सही समय पर शब्दों को बोला नहीं गया है। ऐसे कोई बोलता है वायुयान उड़ता है, सुबह तो बोलता है वायुयान और शाम को बोलता है उड़ता है, तो इसमें भी इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे, इसमें आसक्ति गुण का अभाव माना जाएगा। फिर है अन्विति। अन्विति क्या है, तो देखिए, यदि किसी वाक्य में लिंग वचन पुरुष इत्यादि का सामंजस्य नहीं बैठाया जाता है, सही लिंग नहीं जुड़ रहा है, सही वचन नहीं जुड़ रहा है, सही पुरुष नहीं जुड़ रहा है, तो उस वाक्य में अन्विति गुण का अभाव माना जाता है। जैसे चाय मीठा है, चाय स्त्रीलिंग है और मीठा पुल्लिंग, तो यहाँ पर जो शब्द है विशेषण और संज्ञा उसमें सही सामंजस्य नहीं बैठा लिंग का, इसलिए अन्विति का अभाव हो गया। उसका प्राण निकल गया, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, यहाँ पर प्राण को एक वचन में लिख दिया गया, लिंग वचन का सामंजस्य नहीं बैठा, इसलिए अन्विति का अभाव है। मैं घर जाता है, मैं घर जाता है, इस वाक्य में मैं उत्तम पुरुष का करता है और जाता है अन्य पुरुष की क्रिया लगा दी गई, तो पुरुष का सामंजस्य नहीं बैठाया गया, इसलिए अन्विति का अभाव है। इसलिए हम कह सकते हैं लिंग वचन पुरुष का जहाँ सामंजस्य नहीं हो वहीं अन्विति का अभाव माना जाता है। ऐसे एक पद आ गया, तत्व वचन तब सीता बोला। सीता शब्द स्त्रीलिंग है, सीता के साथ बोली स्त्रीलिंग की क्रिया होनी चाहिए, लेकिन बोला पुल्लिंग की क्रिया का प्रयोग कर दिया तो इसमें लिंग का सामंजस्य नहीं बैठा, इसलिए अन्विति गुण का अभाव माना जाएगा। फिर है पदक्रम। पदक्रम क्या होता है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित क्रम व्यवस्था होती है, हर भाषा की अपनी अपनी निश्चित क्रम व्यवस्था है। उस क्रम व्यवस्था के अनुसार यदि वाक्य में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहाँ पद क्रम गुण का अभाव माना जाता है। जैसे हिंदी की क्रम व्यवस्था होती है कि पहले कर्ता लिखा जाएगा, फिर कर्म लिखा जाएगा, फिर क्रिया को लिखा जाएगा, ये हिंदी की क्रम व्यवस्था है। अंग्रेजी में थोड़ा उल्टा हो जाता है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट क्रम है वो अंत में चला जाता है। हर भाषा की अपनी निश्चित क्रम व्यवस्था है, लेकिन उसमें कहीं अभाव या दोष हो जाता है तो वो पद क्रम का अभाव माना जाता है। जैसे राम पढ़ता है पुस्तक, क्या यह वाक्य सही है, तो इसमें पद क्रम का अभाव है। सही क्या होना चाहिए, राम पुस्तक पढ़ता है, ऐसा बोलते तो सही होता, लेकिन क्रम अलग अलग हो गया तो पद क्रम का अभाव हो गया। ऐसे देखिए, बकरी को काटकर गाजर खिला दो, बकरी को काटकर गाजर खिला दो। अब काटना किसको है, बकरी को है या गाजरों को। इस वाक्य को पढ़ने से तो ऐसा लग रहा है कि बकरी को काटा जाना है, तो ये वाक्य है उसमें सही पदक्रम का प्रयोग नहीं हुआ है, पदक्रम का अभाव है। सही कैसे होना चाहिए, हम इसको सही ऐसे लिखेंगे, इसका जो शुद्धिकरण होगा वाक्य का वो क्या होगा, गाजर काटकर बकरी को खिला दो, गाजर काटकर बकरी को खिला दो, ऐसा लिखते तो सही वाक्य माना जाता। ऐसे ही है, बच्चे को थाली में रखकर खाना खिला दो, बच्चे को थाली में रखकर खाना खिला दो, तो यहाँ भी पद क्रम का अभाव है, शुद्ध वाक्य नहीं है। इसका शुद्धिकरण क्या होना चाहिए कि खाना थाली में रखकर बच्चे को खिला दो, खाना थाली में रखकर बच्चे को खिला दो, ऐसा लिखते तो सही वाक्य माना जाता। तो ऐसे जहाँ वाक्य आ जाते हैं उसमें पद क्रम का अभाव हो जाता है। तो ये वाक्य के 5 गुण कोटियाँ हैं। अनुचित शब्द वाक्य में आता है तो योग्यता का अभाव होगा, शब्दों को सही तरीके से नहीं लिखा गया है, शब्दों के अर्थ का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो आकांक्षा का अभाव है, या फिर अधूरा वाक्य है तो आकांक्षा का अभाव माना जाता है। यदि वाक्य में शब्दों का उच्चारण समय पर नहीं किया गया है तो आसक्ति या सन्निधि का अभाव है।
यदि वाक्य में लिंग वचन पुरुष का सामंजस्य नहीं है तो अन्विति का अभाव है, और शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखा गया है तो पद क्रम का अभाव माना जाता है। तो ये वाक्य विचार से संबंधित अपना टॉपिक था जो 3 वीडियोज में पूरा हुआ है। आप क्रमानुसार इन वीडियोज को देखें और वाक्य से संबंधित हर ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं। वाक्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो इनके द्वारा आप उस प्रश्न को सही तरीके से हल कर सकते हैं। यदि वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अति शीघ्र सब्सक्राइब भी कर लें और औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।